नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय की 2 क्लासें पहले हो चुकी है। आज तीसरी क्लास होने वाली है। तीसरी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। यानी अनाज के छिलके मिले हड़प्पा सभ्यता से, लेकिन स्पष्ट जानकारी अभी तक मिली नहीं है कि जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता, बीजों का छिड़काव करते थे जैसे आज खेती करते, इस प्रकार से खेती किस प्रकार से करते थे, ऐसी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिली है। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियों पर यह इंगित करता है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। यानी मोहरों के ऊपर वृषभ के चित्र मिले हैं। वृषभ यानी बैल के जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है साइड में, पक्की मिट्टी से बना वृषभ का चित्र, ऐसे चित्र मोहरों के ऊपर बने हुए मिले हैं जिनका प्रयोग लेन देन के लिए करते थे। इस आधार पर पुरातत्वविद यानी इतिहासकार मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। यानी बैलों की जानकारी मिली, इसका मतलब बैलों का प्रयोग करते थे खेत जोतने के लिए। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली जो हरियाणा के अंदर से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। चोलिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में, और बनावली हरियाणा के अंदर है। यहाँ से क्या मिले हैं? मिट्टी के हल के प्रतिरूप। तो इसको अंडरलाइन करके लिख ले कि मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? वो चोलिस्तान से मिले, बनावली से, दोनों जगह से मिले हैं। इसके अलावा पुरातत्वविदों को कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण है, 12वीं के लिए महत्वपूर्ण है कि कालीबंगा नामक स्थान पर पहली बार जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। या जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंधित यानी आरंभिक हड़प्पा स्थानों से संबंधित थी। इस खेत में हल रेखाओं को दो एक समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। समकोण का मतलब होता है समकोण के माध्यम से इस तरीके से ऐसे खेती की जाती थी, इस प्रकार से, यानी समकोण पे एक दूसरे को काटते हुए ऐसे खेती करते थे, ऐसा पता लगता है पुरातत्वविदों को। इसके अलावा आगे बात करते हैं, पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजार पहचानने का प्रयास किया है कि फसल को काटने के लिए कौन से औजारों का प्रयोग करते थे। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर धातु या औजारों का प्रयोग करते थे? जैसे वर्तमान में कुल्हाड़ी और फावड़े का प्रयोग करते हैं, जो लोहे की बनी होती है और उसमें लकड़ी का हत्था होता है, ऐसे हत्थे का प्रयोग ये करते थे, या फिर पत्थर का प्रयोग करते थे? ये जानकारी इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने लगाने का प्रयास किया है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क यानी ऐसे स्थान जहाँ पे बारिश कम होती है, ऐसे स्थानों पर सभ्यता विकसित हुई है जहाँ पे कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। यानी कृषि कार्य करने के लिए बारिश के मौसम में फसल हो जाती है, लेकिन सर्दी के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। इसको अंडरलाइन करके लिख ले कि नहरों के अवशेष कहाँ से मिले? अफगानिस्तान के सोर्तुगई नामक स्थान से मिले हैं। परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं है, क्योंकि पंजाब और सिंध में बहुत सारी नदियां बहती थी जिससे पानी की कमी की पूर्ति हो जाती थी। तो पंजाब में और सिंध में नहरों की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी, यानी नहरें थी लेकिन वो गाद यानी मिट्टी से भर गई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुएं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यानी नहरों के अलावा कुओं का प्रयोग भी सिंचाई के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि कार्य के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। यानी खेती के लिए, कृषि कार्य के लिए जैसे तालाब का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से धोलावीरा के अंदर जो जलाशय मिला है, तालाब मिला है, उसका प्रयोग भी कृषि कार्य के लिए किया जाता, ऐसी जानकारी इतिहासकारों को मिली है। इसके अलावा धातु के औजार जो दिखा रखे आपको, ये धातु के बने हुए औजार ऐसे मिले हैं। पुरावस्तु की पहचान कैसे की जाती है उसके बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी, बात करते हैं पुरावस्तु की पहचान। यानी भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने की यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यानी बर्तन पत्थर के भी होते थे, धातु के भी होते थे और मिट्टी से भी बनाए जाते थे। यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक उद्धृत है। यानी स्थान का नाम है मोहनजोदड़ो और सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान है मोहनजोदड़ो, यहाँ से खुदाई में कुछ चीजें मिली है। क्या मिली है? अवतल चक्कियाँ मिली है। तो अवतल चक्कियाँ कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है, बड़ी संख्या में मिली है, यानी बहुत ज़्यादा। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। यानी चक्की का प्रयोग अनाज पीसने के लिए करते हैं, वर्तमान में भी करते हैं और पहले भी करते थे। साधारणतः ये चक्कियाँ काय की बनी थी? कठोर कंकरीले अग्नि तथा बलुआ पत्थर की निर्मित थी। यानी चक्कियाँ पत्थर की बनी होती थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिले हैं, क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा,
जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। यानी प्राचीन काल में जो मिट्टी में जमा के रखते थे इस प्रकार से, यानी आज से 100 साल 200 साल पहले भी जो मिट्टी में एक जगह स्थान पर रख के चक्की का प्रयोग किया जाता है, ऐसे पत्थरों की चक्की का प्रयोग करते थे। 2 प्रकार की चक्कियाँ मिली, एक आकार में बड़ी और एक छोटी। कौन-कौन सी मिली उसकी बात हम करते हैं डिटेल से। इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में तो मिट्टी में जमा कर रखा जाता था जिससे इन्हें हिलने से रोका। जैसे 2 मुख्य प्रकार चक्की मिली, एक वे हैं जिन पर एक छोटा सा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। दूसरी वे है जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटी या मसालों को कूटने के लिए किया जाता है। जिसे वर्तमान में मसाला कूटने के लिए और जड़ी बूटी के लिए हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की चक्की का प्रयोग छोटे साधनों के लिए और बड़े साधनों के लिए भी बड़ी चक्की का प्रयोग किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर नाम दिया गया और जो पत्थर थे पत्थर का नाम सालन दिया गया। तथा हमारे बावर्ची जो खाना बनाने वाले होते हैं उन्हें यही एक पत्थर में रसोई के लिए संग्रहालय से उधार मांगा। अर्नेस्ट मैक्के ने किताब लिखी जिसका नाम है फादर्स एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत अवतल चक्की का चित्र आप देख ही सकते हो। और धोलावीरा से मिला जलाशय, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। यानी इसमें सीढ़ियाँ बना रखी साइड में, जो जलाशय है पानी से भर जाता जिससे कृषि कार्य किया जाता था। इसके बाद आगे की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। एक नियोजित शहरी केंद्र, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इसलिए आइए इसे एक केंद्र मोहनजोदड़ो और सूक्ष्मता से देखते हैं। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल मोहनजोदड़ो है और सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर ले। हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो सबसे पूरा स्थल है, सबसे पुराना स्थल है और सबसे प्रसिद्ध खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे प्रसिद्ध जो है हड़प्पा है, लेकिन सबसे पुराना मोहनजोदड़ो है। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया शहर था। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। पुरातत्वविदों ने निचला शहर नक्शा जो दे रखा है आपको चित्र के माध्यम से, नक्शे को आप किताब के अंदर आराम से देख सकते। किताब आपके पास है ये, वो नहीं है तो बाजार से खरीद के ला के देख सकते हो। किताब के अंदर डिटेल से आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। ये दे रखा है पूरा स्थल के बारे में डिटेल से जानकारी। जैसे बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर, तो छोटा वाला इलाका है ये ऊंचाई पे था। ये मोहनजोदड़ो के अंदर ये दुर्ग वगैरह जो दे रखे हैं ये छोटे इलाके थे लेकिन ऊंचाई पे थे, और बड़े जो दे रखे हैं वो निचले भाग में थे, इस प्रकार से। और आगे देखते हैं हम, ने इन्हें क्रमशः निचला दुर्ग नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी, यानी कच्ची ईंटों से बनी थी। दुर्ग को दीवार के घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था, यानी निचला शहर जो था बड़ा था और ऊंचा शहर किले वाला था, दोनों को दीवार से घेरा जाता था सुरक्षा के लिए। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनी मीटर मिट्टी ढोता होता, मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। यानी इतने बड़े दुर्ग बनाने के लिए बहुत बड़े श्रम की, यानी बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, इसलिए सप्ताह का नियोजन किया गया था। फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अनुसार लक्षणों को ईंटें शामिल है जो भट्टी में धूप में सुखाकर, यानी ईंट का प्रयोग किया गया था इनको, और भट्टी में पकाकर ईंटें बनाई गई थी। एक निश्चित अनुपात की ईंटें होती थी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी 2 गुनी होती थी। जहाँ इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के सभी शहरों में इस प्रकार की बस्तियां के अंदर ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब हड़प्पा की जो दुर्दशा हुई इसके बारे में बात करते हैं। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया स्थल है, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लेवे और लिख लेवे कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और कब की बात है, 1875 की। ने लिखा है कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर जो पाकिस्तान के अंदर है और मुल्तान पाकिस्तान के अंदर के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। यानी हो सकता है यहाँ पे ईंटें बचाने के लिए ईंटें का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया गया हो। ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। मोहनजोदड़ो बहुत अच्छा शहर था और हड़प्पा अधिकतर नष्ट हो चुका था। उसके बाद नालों का निर्माण, नालों के निर्माण की बात करते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं।
हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यानी सबसे अच्छी व्यवस्था जल निकास प्रणाली कहाँ की थी? हड़प्पा की। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ये एक समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। यानी बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया था। यानी आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको बनाया गया था। एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। अब किस प्रकार से काटती थी समकोण पे, वो आपको बताते हैं। समकोण पे जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार से, और ऐसे करके ऐसे, और इधर ये बीच में देख सकते हैं आप, चारों तरफ से कोण बन जाते समकोण। इस तरीके से इनको बनाया गया था। के साथ गलियों को बनाया गया था। फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों और नालियों से जोड़ा न था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटी आवश्यक है। मोहनजोदड़ो से एक नाली इसके प्रवेश द्वार। अब ये नाली दे रखी है, वहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, अंग्रेज अधिकारी कोई भी हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी नालियाँ उस जमाने में मोहनजोदड़ो में बनी हुई मिली है। दूर की अगर बात करते हैं तो अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन में विविधताएं भी है। धोलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थल पर पूरी बस्ती के किलेबंद थी। धोलावीरा और लोथल दोनों गुजरात के अंदर है तथा शहर के कई हिस्से में दीवारों से घेरा गया अलग थे। लोथल में दुर्ग दीवारों से घिरा हुआ नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। यानी पूरी तरह से लोथल घिरा हुआ नहीं था लेकिन कुछ ऊंचाई पे यहाँ पे दीवारें थी। इस प्रकार से दुर्ग बना हुआ था। अब ग्रह स्थापत्य क्या है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। अगली क्लास बात